देखिए, हिंदी व्याकरण की क्लास करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम हिंदी व्याकरण की क्लास करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हिंदी को दो वर्डों में लिखा जाता है, एक तो ऐसे भी लिखा मिलता है, एक ऐसे भी लिखा मिलता है। तो इनमें कौन सा सही है? हालांकि आपका एक टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हिंदी के अंदर आधा नय भी देखने को मिलता है और ऊपर अनुस्वार देखने को भी मिलता है। क्या ये सही है, ये गलत है, या फिर ये सही है और ये भी सही है, फिर या फिर ये गलत है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं। हिंदी शब्द की संधि अगर हम करते हैं तो हिम जमा दी, मैं जो आपका स्वर रहित है, इस मैं के बाद इसका एक नियम होता है कि यदि प्रथम पद में अंतिम वर्ण अगर स्वर रहित मैं है और उसके बाद का जो दूसरा पद है उसमें कैसे लेके मैं तक अगर कोई स्पर्शीय व्यंजन है, कैसे लेके मैं तक अगर कोई स्पर्शीय व्यंजन है, तो इस मैं में दो बदलाव किए जाते हैं। एक तो इस मैं का अनुस्वार बनाते हैं और एक इस मैं को सामने वाला जो वर्ण है आपका, उसके वर्ग का पांचवां अक्षर, सामने वाला वर्ण आपका द है, इसका वर्ग हो गया तय वर्ग। तय वर्ग का पांचवां अक्षर होता है न। दोस्तों, इसको न भी बना सकते हो और इसको अनुस्वार भी बना सकते हो। तो आपका मैं जो है वो स्वर रहित है, इसलिए न भी आपका क्या होगा, स्वर रहित होगा। इसलिए आपका ये वर्ड बन गया। देखो, इन दोनों को अपन अगर जोड़ते हैं, अगर इसका अपन न बनाते हैं तो हिंदी होगा। और अगर इसको अपर ऊपर वाला जो आप अनुस्वार देख रहे हो, अगर इसको मैं को अगर अनुस्वार बना रहे हो तो आपका हिंदी वर्ड ये भी सही है। अर्थात कहने का मतलब आपके दोनों वर्ड जो हैं वो सही है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण विचार को समझने से पहले आप ये समझो कि आखिर ये वर्ण शब्द है क्या। मैं आपको बता दूं कि व्याकरण जो शब्द होता है, व्याकरण इस शब्द के मेन जो होते हैं, मुख्य जो होते हैं वो तीन होते हैं, या जिसके प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है आपका वर्ण, दूसरा होता है आपका शब्द और तीसरा होता है आपका वाक्य। देखिए, वर्णों के योग से वर्ण वर्ण जोड़ के अपन बनाते हैं शब्द, और शब्दों के योग से बनता है आपका वाक्य। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि आखिर वर्ण है क्या, वर्ण चीज होती क्या है। इसकी परिभाषा के लिए लिखिए आप। जैसे आपने पढ़ा होगा भाषा शब्द। भाषा शब्द की मूल इकाई दो होती है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा शब्द की मूल इकाई कितनी होती है? दो होती है। लिख देता हूं मैं। नंबर एक होती है बच्चों शब्द, नंबर दो होती है वाक्य। देखिए, अर्थ जो है वो शब्द का निकलता है और अर्थ जो है वो वाक्य का भी निकलता है। इसलिए भाषा शब्द की जो मूल इकाइयां हैं वो दो होती हैं। और भाषा शब्द जो होता है आपका वो भाष धातु से बना होता है। किससे? भाष धातु से। तो शब्द को और वाक्य को अर्थ के आधार पर समझने से पहले हमें समझना होगा कि वर्ण विचार क्या है। अब देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको कृपया ध्यान से कॉपी में या फिर नोटबुक में आराम से उतारिएगा और बाद में इसको याद कीजिएगा। तो देखिए, वर्ण वर्ण होता क्या है। बच्चों, वर्ण बनता है ध्वनि से। किससे बनता है? ध्वनि से। लिख देता हूं मैं। वर्ण बनता है ध्वनि से। और भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है।
और ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण बनता है। तो कहने का मतलब कि ध्वनि का सबसे छोटा लिखितम रूप या ध्वनि का सबसे छोटा लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का सबसे छोटा लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब तक मैंने आपको दो चीज बताई है कि हिंदी कौन सा सही है, हिंदी में दोनों शब्द सही हैं। दूसरी चीज मैंने बताई आपको कि व्याकरण के मुख्य अंग जो होते हैं बच्चों तीन होते हैं, पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। वर्ण के योग से शब्द बनता है, शब्दों के योग से वाक्य बनता है। भाषा की अर्थ के आधार पे दो इकाइयां होती हैं, शब्द और वाक्य। उसके बाद अपन ने इसका कंसेप्ट कर लिया कि वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण बनता है ध्वनि से, और ध्वनि का सबसे छोटा लिखितम रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार बच्चों दो होते हैं। एक तो होता है आपका स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर किसको कहते हैं और व्यंजन किसको कहते हैं। स्वर, स्वर जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब स्वर को बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अर्थात जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख से जो होती है वो हवा निकलती है। जैसे आवाज बाहर निकलती है उसके साथ साथ हवा बाहर निकलती है, उस हवा को हम कहते हैं प्राणवायु। क्या कहते हैं, प्राणवायु। अर्थात हमारे मुख से जो प्राणवायु बाहर निकलती है वो बिना रुकावट के अगर बाहर निकल रही है तो वो स्वर है। कहने का मतलब स्वर बोलते समय स्वतंत्र होते, स्वर को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो देखो स्वर स्वतंत्र होता है, स्वर को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वर को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। अर्थात स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुंह से जो आवाज के साथ हवा निकलती है
जिससे प्राणवायु उतारो इसको। प्राणवायु कहते हैं। अगर हम किसी स्वर का या स्वर को बोलते हैं तो मुख से निकलने वाली प्राणवायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। कहने का मतलब अगर हम किसी स्वर को बोलते हैं तो मुख से जो निकलने वाली प्राणवायु होती है वो अगर बिना रुकावट के बाहर निकलती है तो बोले जाने वाला वर्ण क्या है? स्वर। बाहर निकलती है तो उच्चारित किया गया वर्ण स्वर। आई बात समझ में? कहने का मतलब हमें देखो याद नहीं करनी, ये चीजें समझ के पढ़नी है। कहने का मतलब अगर हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और मुख से निकलने वाली जो हवा है वो बिना मुंह में कहीं टच किए अगर बाहर निकलती है तो वो बोले जाने वाला जो वर्ण है वो क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। अर्थात स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और रही बात व्यंजन की, तो व्यंजन इसके विपरीत हो जाएगा कि हमारे मुख से जो प्राणवायु बाहर निकलती है वो अगर मुख के किसी न किसी हिस्से को अगर स्पर्श करती है तो वो व्यंजन कहलाएगा। क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसलिए व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। अब देखिए स्वर आखिर फिर होते कितने हैं और होते कौन कौन से हैं? तो देखिए संख्यात्मक रूप से अगर गणना की जाए तो स्वर 11 होते हैं। देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। स्वर की संख्या होती है वो 11 होती है। लेकिन मूल भाषा में मूलभाषी जो स्वर होते हैं, मूलभाषी या फिर जो संस्कृत भाषा के जो स्वर होते हैं, भाषा में स्वर 13 होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत भाषा में या मूल भाषा में जिसको हम कहें तो स्वरों की संख्या होती है 13। तो फिर आखिर ये दो और कौन से होते हैं बच्चों? एक तो जो अपन लिखते हैं री, इसके बाद एक बड़ी री आती है और एक लरी होती है। संस्कृत में ये दो जो वर्ण है वो और जोड़ दिए, बड़ी री और लरी, इसलिए ये हो गए 13। अब देखिए अगर स्वर जो होते हैं वो अगर 11 होते हैं तो फिर मात्राएं कितनी होती हैं? अगर मात्रिक रूप से या मात्रा के रूप में देखा जाए तो स्वरों की मात्रा होती है 10। होती किसकी नहीं? एक ही नहीं होती। अर्थात मात्रा के रूप में मात्रा की संख्याओं के आधार पर
स्वरों की संख्या दस होती है। देखिए स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, मूल भाषी स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, और मात्रा के रूप में अगर स्वर की संख्या देखी जाए तो 10 की होती है। तो फिर मात्रा किसकी नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती, अर्थात मात्रा किस किसकी होती है, आ की, ई की, ई की, ऊ की, बड़े ऊ की, वी की, ए की, आई की, ओ की और औ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अर्थात मात्रा के रूप में देखा जाए तो स्वरों की संख्या 10 होती है। अब देखिए 10 स्वर मैंने बता दिए कि आ, ई, ऊ, वी, ए, ऐ, ओ, औ और एक बच गया अपना ए, 11। फिर बच गए अंग और ए। तो दोस्तों फिर वो क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। अंग और ए, ये दोनों जो होते हैं वर्ण, ये अयोग वाहक होते हैं। क्या होते हैं, अयोग वाहक। अर्थात इनको हम व्यंजन के ऊपर जोड़ के इनका अर्थ निकालते हैं। ठीक है, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। ये हमारा अनुस्वार हो गया और ये विसर्ग हो गया। ये अनुस्वार हो गया। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे कराऊं व्यंजन। देखिए व्यंजन, ये स्वतंत्र नहीं होते, नहीं बोले जाते हैं, या ये स्वतंत्र नहीं होते। अर्थात इनको बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन जो होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात इनको बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे देखिए बच्चों, कै, ये आपका एक व्यंजन है। इसका अगर आपको पढ़ा करोगे तो कै के अंदर जो है वो ए की मात्रा जुड़ी हुई है। किसकी जुड़ी हुई है, या फिर कहे तो ए जुड़ा हुआ है। ये आपका कै है, अब स्वर रहित है, इसको आप अकेले नहीं बोल सकते। इसको बोलने के लिए ए की सहायता लेनी पड़ेगी, अर्थात ए क्या है, अपना स्वर है। इस स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं और उनको बोलते वक्त हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए व्यंजन होते कौन कौन से हैं। व्यंजन संख्यात्मक रूप से व्यंजन होते हैं 33, तो लिख लीजिए। संख्यात्मक रूप से व्यंजन 33 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं 33, देखिए कैसे लेके है तक,
से है तक, इनकी जो संख्या होती है वो 33 होती है। ये आपका क वर्ग हो गया, इसके बाद आपका च वर्ग आएगा, इसके बाद आपका ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर पै वर्ग, ये वर्ग। हालांकि देखा जाए तो देखिए ये जो है ये वर्ग में नहीं आता, मैं बताऊंगा आपको बाद में। पै वर्ग तक आप देखिए, पै के बाद में यह लघु है, से है तक जो होता है, क्योंकि देखिए वर्ग जो बनता है वो 5-5 से बनता है, 5-5 अक्षरों से। जैसे क बना तो क, ख, ग, घ, अड़, 5 अक्षर हो गए। उसी प्रकार अगर आप इसमें ये में देखोगे तो ये, रे, लव, वे 4, और वैसे से है, तो इनको अपन वर्ग नहीं बोलते, ये को और से को वर्ग नहीं बोलते, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप देखिए कि संख्यात्मक रूप से जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अब टोटल वर्णकुल कितने हो गए, तो 11 तो अपने स्वर हो गए, 33 अपने व्यंजन हो गए, टोटल कितने हो गए देखिए वर्णों की संख्या, कुल संख्या। वर्णों की कुल संख्या, तो स्वर प्लस व्यंजन, स्वर होते हैं आपके 11 और व्यंजन होते हैं आपके 33, टोटल हो गया आपके 44, 44 जिसको बोलते हो। लेकिन देखिए कुछ एक बुकों में लिखे होते हैं कि स्वर 44, सॉरी व्यंजन 44 होते हैं, कुछ एक बुकें कहती हैं कि व्यंजन जो होते हैं वो 52 होते हैं, 52, और कुछ बुकों में आपको मिलेंगे 56। अब ये 44 कब होते हैं, 52 कब होते हैं और 56 कब होते हैं तीनों शर्तों में। एक बार 44 होते हैं, एक बार 52 होते हैं, एक बार 56 होते हैं। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको एक एक करके कि 44 तो देखिए बता दिए मैंने आपको कि 11 स्वर और 33 व्यंजन, 44 तो ये हो गए। अब ये 52 कब होते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्ष, त्रै और जय, इसको ऐसे पढ़ते देखो, क, से, ए, कस। त्रै को पढ़ते हैं अपन, देख लें, ये हो गया आपका त्रै, ये होगा आपका जय, जय। 44 अपन ने टोटल वर्ण 44 के थे, बच गए थे अपने है के बाद में ये बच गया था अक्षय, जिसको बोलते हो आप ये 3 बच गए थे। 3 जो होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। कहने का मतलब ये एक से अधिक अक्षर से जुड़ के बने होते हैं। तो आपके संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, संयुक्ताक्षर वर्ण होते हैं टोटल 3। कौन कौन से, क्ष, त्रै और जय, 3 ये हो गए। अब जोड़ो 44 वो थे अपने, 44 में क्या क्या थे, 11 तो थे स्वर और 33 थे व्यंजन। अब 3 ये जुड़ गए संयुक्ताक्षर, ग्यारह स्वर, 33 व्यंजन और 3 संयुक्ताक्षर।
टोटल मिला के हो गए बच्चों 44 और 3 47 47। अब देखिए इसको 52 करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम पढ़ते थे छोटे थे तब, और मैं भी पढ़ा तो आप भी पढ़ते होंगे, और नर्सरी यूकेजी एलकेजी फर्स्ट सेकंड फिफ्थ तक के बच्चे पढ़ते हैं कै खे गे ढे ढे। कैसे अपन पढ़ते हैं कबूतर, कैसे पढ़ते हैं खरगोश। कहने का मतलब वो पहले के जमाने में समझने का एक तरीका था कि कै था वो एक कबूतर के जैसा था। कहने का मतलब कै की जो शेप है उसको हम एक कबूतर के शेप से समझते हैं भाई कैसे कबूतर बनता है, कैसे खरगोश बनता है। लेकिन वो चीजें जो थी वो पहले बच्चों को याद कराने के लिए या समझाने के तरीके बताने के लिए थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कै वर्ग होता है ये, कै वर्ग के अक्षर कौन कौन से होते हैं? देखिए कै, खे, गे, डे और अड़। अब जब हम इन अक्षरों को लिखते हैं तो देखिए कै को अपन लिखते हैं ऐसे। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि इसके ऊपर वाली जो रेखा है ये यहां क्यों लगाई? हो सकता है यहां भी लगा सकते थे, या फिर इसको लगाई तो इसको कहते क्या है, और इसके बाद जो ये लाइन लगती है इसको क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो रेखा है आपकी इसको हम बोलते हैं सिरो रेखा। ये जो सामने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं खड़ी पाई। अब देखिए सिरो रेखा और खड़ी पाई के अनुस्वार कहां लगाते हैं अपन? अगर इसके ऊपर ऐसे बिंदु है तो उसको बोलते हैं बच्चों अपन अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसके ऊपर ना देके अगर यहां दिया हुआ है कैसे, ये होता है बच्चों ताड़न जात। क्या होता है? ताड़न जात। ताड़न जात चिन्ह। अब देखिए ताड़न जात चिन्ह होते कौन कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ कै वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है, पंचमाक्षर जिसको बोलते हो, कै वर्ग का 5वां अक्षर ताड़न जात होता है। कै वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? अड़े होता है। क्या होता है? जिसको आप अड़े बोलते हो। कै वर्ग का पंचमाक्षर या कै वर्ग का 5वां अक्षर ताड़न जात चिन्ह होता है। एक सबसे अहम बात आपको बताऊं, कई बार देखा होगा आपने अड़े को कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं। बच्चों ये गलत है, ये सही है। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये टै वर्ग में आता है। टै वर्ग का अक्षर वर्ण है, सॉरी। और इस बिंदु को बोलते क्या है वो मैं बताता हूं आपको, तो देखिएगा ध्यान से। पंचमाक्षर चिन्ह क्या होता है? पंचमाक्षर चिन्ह ये जो लगता है वो टै वर्ग पे लगता है। टै वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर हमेशा क्या होते हैं? पंचमाक्षर होते हैं। क्या होते हैं? पंचमाक्षर। टै वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर
हमेशा पंचमाक्षर होते हैं। जैसे देखिए टेवर का तीसरा और चौथा कौन सा होता है? टेवर का तीसरा चौथा होता है अडे और अडे। सीधे लिखोगे तो डे और डे। अगर इसके नीचे लिख दिया, ये बिंदु लगा दिया पंचमाक्षर, तो ये बन गए अडे। अडे अडे और अडे। तीसरे और चौथे अक्षर के नीचे लगता है, मैंने बताया था आपको कि ये बिंदु अगर यहां लग गया है तो ये पंचमाक्षर हो गया, ये बिंदु अगर ऊपर लग गया तो ये अनुस्वार हो गया, ये बिंदु अगर आगे लग गया तो ये ताड़न जाता हो गया। अब देखिए, आपने कभी देखा हो तो एक बिंदु ऐसे भी लगता है, उसको क्या कहते हैं वो देखिए। नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो नुक्ता चिन्ह बच्चों देखिए होता कौन सा है? ये होता है, ये आपको बताई थी सिरोरेखा, ये खड़ी पाई बताई थी। खड़ी पाई से पहले जो बिंदु होता है जिसको नुक्ता स्वर बोलते हैं, ये लगता किस किस के? ये लगता है एक तो कै के, एक ख के, और एक जय के, और एक फै के। उतारो। तो बच्चों, आज जो क्लास कराई आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो बात है, इसका जो टॉपिक बच गया इतना, वो मैं कल वाली क्लास में करवाऊंगा। जय हिंद।